हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर 8 प्रश्न लिए हैं जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन करना है, रासायनिक गुण लिखने हैं और नाइट्रिक अम्ल की कॉपर और फॉस्फोरस से अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओस्टवाल्ड विधि होती क्या है। तो ओस्टवाल्ड विधि में क्या होता है कि अपन NH3 लेते हैं और वायु लेते हैं। NH3 और वायु का जो मिश्रण होता है वो लेते हैं अपन 1:9 के रेशियो में और फिर उसे अपन गुजारते हैं प्लेटिनम की जालियों से। तो जब उसे प्लेटिनम की जालियों से गुजारते हैं तो यहाँ पर उनका टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 650, 750, 850 के समथिंग तक टेम्परेचर यहाँ पे होता है। उसके बाद क्या है कि वहाँ से फिर अपन इसे ले जाते हैं और वहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर NH3 का जो है 90% भाग क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और इससे क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। अब क्या होता है, अब गैसों के मिश्रण को अपन उठा के ले आते हैं ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, या आप जिसे बोलते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर NO जो है वो आपका ऑक्सीकृत होकर NO2 बना लेता है और अवशोषण स्तंभ में जल अवशोषित हो जाता है और नाइट्रिक अम्ल क्या कर लेता है, बना लेता है। वर्तमान में ये जो प्रक्रिया में इसका उपयोग क्या है, अधिकतम किया जाता है। इससे क्या है HNO3 का निर्माण किया जाता है। HNO3 जिसको अपन नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका चैम्बर था जिसमें अपनी प्लेटिनम की जाली लगी हुई है। यहाँ से अपन NH3 और वायु प्रवाहित कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपकी प्लेटिनम की छड़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हें अपन ऐसे वायु और इसे आप ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लेटिनम की छड़ें हैं। यहाँ से अपना NH3 और वायु गया तो NH3 और वायु आपका ऐसे जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा, यहाँ से आपकी ये ऐसे निकल के अब अपन इसे कहाँ भेजेंगे, अपन भेजेंगे इसे ऑक्सीकारक चैम्बर के पास। तो ये ऐसे गया, ऐसे गया और ये आपका ऑक्सीकारक चैम्बर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीकारक चैम्बर है। कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये ऑक्सीकारक चैम्बर है। ऑक्सीकारक चैम्बर के बाद फिर यहाँ पे आपका आगे देखेंगे तो ये आपका अवशोषण चैम्बर है, वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऊपर से अपन जल फेंकते हैं इसमें, तो ये आपका अवशोषण चैम्बर है और यहाँ से आपका जल फेंका जाएगा और यहाँ से ऐसे क्या है आपकी गैसें जो है निष्कासित होकर बाहर निकल भागेंगी। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, नलका लगा के, टोंटी लगा के ऐसे HNO3 क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, और ये आपका ऐसे बंद रहेगा। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्वार्ट्ज के टुकड़े लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, पानी ऐसे डालेंगे। ठीक है, तो पानी कैसे भरना है, पानी अपने को ऐसे यहाँ पे ऐसे स्प्रिंकल लगा रहेगा, ऐसे आपका यहाँ से पानी गिरेगा। पानी है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, अवशोषण स्तंभ है आपका, क्या है, ठीक, अवशोषण स्तंभ हो गया, ये पानी हो गया। ठीक है, और एक एक करके देखते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या है कि NH3 और वायु है और ये आपकी क्या है, प्लेटिनम की जाली है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि प्लेटिनम की जाली में NH3 और वायु जाएगा और इस तरह से आपका बन के तैयार होगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या है कि इसका होगा ऑक्सीकरण। तो ये आपका ऑक्सीडेसिंग चैम्बर है या ऑक्सीकारक स्तंभ है, ऑक्सीकारक स्तंभ। इसमें कौन आएगा, तो इसमें आपका क्या होगा कि ये जो आपका 2NO है ना, ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2NO2 क्या कर लेता है, बना लेता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद ये जो आपका NO2 है ना, आपका कुछ ऐसे जाएगा स्पीड से, है ना, और यहाँ पर क्या रहेगा कि क्वार्टर्ज के क्रिस्टल रहेंगे, इस तरह से क्वार्ट्ज के क्या रहेंगे, क्रिस्टल रहेंगे, टुकड़े रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल रहेंगे
और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के बाद NO2 जो है अवशोषण स्तंभ में जल के साथ क्या होगी, अवशोषित हो जाएगी, और जल के साथ ही अवशोषित, ऊपर से अपन पानी डाल रहे थे तो जल के साथ ही अवशोषित हो गई, तो यहाँ पर अपना क्या है, HNO3 बन जाएगा, और HNO3 को अपन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में एक बार और सुनेंगे कि इसमें जो आपका शुद्ध NH3 मीन्स अमोनिया और आपका जो वायु है, इसके मिश्रण को अपने को, मिश्रण कैसा लेना है, अपने को मिश्रण लेना है 1:9 का। ठीक है, जैसे 1 लीटर अपन ने NH3 मिलाई तो अपने को 9 लीटर वायु मिलानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, वायु और NH3 का जो आपका मिश्रण है, जो कि अपन ने 9:1, या आप कह सकते हैं NH3 और वायु का मिश्रण जो है 1:9 में लिया, और फिर अपन क्या करेंगे कि उसे प्रवाहित करेंगे, और प्रवाहित करने के बाद क्या करेंगे कि इसे परिवर्तक में डालेंगे। ये परिवर्तक है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लेटिनम की जाली होती है, और प्लेटिनम की जाली में जो टेम्परेचर होता है इसका, वो 650 से 850 के समथिंग होता है टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये जो प्लेटिनम की जो छड़ें हैं या प्लेटिनम की जो ये जालियाँ हैं, ये कैसे काम करेंगी, ये काम करेंगी एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की तरह कार्य करेंगी, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो आपका NH3 है वो 90% तक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आप NO। आई मैं रिएक्शन लिखवा के बताऊंगा कैसे बनेगा NO। फिर ये NO क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक स्तंभ में जाएगा, फिर वहां से आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NO2। फिर NO2 को अपन यहाँ से ले जाएंगे अवशोषण स्तंभ में, जहां से अपन ऊपर से पानी डाल रहे होते हैं, तो पानी और NO2 रिएक्शन करके अपना क्या बनाती है, HNO3। और आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग काहे का हो रहा है, ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग हो रहा है, जिससे अपन HNO3 या नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं बनाते हैं। क्लियर नहीं इतना? चलिए इसे अपन स्टार्ट करते हैं, इसे लिखना कि कैसे लिखना है इसे। तो इतना क्लियर ना? चलिए, तो पहले मैं इसका इक्वेशन लिख के दिखाई दे रहा हूँ, ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो कहानी हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर प्लेटिनम की छड़ें लगी हुई हैं और NH3 जा रहा है, तो अपना ये NH3 जा रहा है और प्लेटिनम की छड़ें लगी हुई हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे प्लेटिनम की छड़ें, प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पे आपका NO हो जाएगा और आपका H2O निकल जाएगा। इसे अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 और 6 10। ओके, क्लियर इतना? चलिए, अब ये जो आपका NO है ये आपका रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, यहाँ पे लिखो 2NO + O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO2। ओके, ये भी आपका उड़ेगा, मतलब चलेगा, गैस है तो अपनी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका NO2 है ये आपका रिएक्शन करेगा पानी से, और रिएक्शन करने के बाद बनाएगा HNO3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 लगाया तो 2 यहाँ पे लगाया, अब कितने हो गए, अब हो गए अपने 2N हो गए, तो 2N के लिए 2 यहाँ पे किया है ना, 2 नहीं 3 करना पड़ेगा है ना, ताकि हाइड्रो ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो सके, और प्लस NO। तो इस तरह से आपका ये जो आपका बना, ये आपका HNO3 बन गया। तो ये प्रोसेस आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपके जो है नंबर मिलने की संभावना पूरी 100% आपको इतने में नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना कर देते हैं तो। समझ रहे हैं ना आप बात? और अगर अपना ज्ञान और दिखाना है, ये मेन चीज़ तो ये है, यहाँ से लेकर आप इतना लिखिए, नंबर कहीं नहीं कटने वाले। अब इसके बाद अगर अपने को ज्ञान थोड़ा सा दिखाना है तो अपन इसे थोड़ी सा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, अमोनिया की रिएक्शन वायु से हो रही थी, तो उस चीज़ को लिखेंगे अपन। इसमें अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। सूत्र जानते हैं ना, नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स NO, नो। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए आगे चलते हैं। जो फिर से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो फिर से ऑक्सीकृत होकर
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है, नाइट्रो नहीं लिखा, नाइट्रो लिखा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है, ऑक्साइड देती है। ओके ना, तो जो फिर से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है। ओके ना, ओके। चलिए अब हम इस चीज की विधि को लिखते हैं, तो हेडिंग डाल दिए विधि। इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें शुद्ध अमोनिया और वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में परिवर्तक में प्रवाहित किया जाता है। यहां प्लेटिनम की जाली यहां प्लेटिनम की जाली 650 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखी जाती है। जो कि उत्प्रेरक का कार्य करती है। यहां NH3 का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ में पहुंचा दिया जाता है। जहां NO ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। NO2 अवशोषण स्तंभ में जल NO2 अवशोषण स्तंभ में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नाइट्रिक अम्ल मीन्स HNO3। नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वर्तमान में इस प्रक्रम का प्रयोग जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका नाइट्रिक अम्ल मिलता है वो कैसा मिलता है, तो इस प्रकार जो अपने को नाइट्रिक अम्ल मिलता है वो मिलता है अपने को तनु। ठीक है, और इसका आश्वन करने पर एक निश्चित क्वथनांक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये आपका हो गया ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल की क्या है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अब वो पूछ रहा है कि इसका जो है अपने को कॉपर से रिएक्शन बतानी है और इसकी जो है अपने को
सल्फर फॉस्फोरस से इसकी रिएक्शन बतानी है, कॉपर से और इसकी फॉस्फोरस से रिएक्शन बतानी है कि इसकी कॉपर से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, इसकी फॉस्फोरस से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो यहाँ पर अपन इसे अच्छे से डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में प्लान करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी कॉपर से अभिक्रिया, तो पहली चीज HNO3 की कॉपर से अभिक्रिया, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो कॉपर से जब अपन इसकी अभिक्रिया देखते हैं कि HNO3 की अभिक्रिया कॉपर से कराते हैं तो क्या होता है, तो HNO3 की रिएक्शन कॉपर से कराते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, इसके 4 पॉइंट हैं, तो पहला पॉइंट देखते हैं, ठंडा और तनु HNO3, ठंडा व तनु HNO3, तनु मतलब जो मतलब गाढ़ा ना हो, कितना परसेंट, 20%, कॉपर से क्रिया करके, कॉपर से क्रिया करके, कॉपर से क्रिया करके CuNO3 का होल ट्वाइस और क्या देता है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को अपन लाफिंग गैस कहते हैं, तथा पानी या H2O देता है। देखो जब अपन इस वैरायटी का HNO3 देते हैं, कौन सा, ठंडा और तनु, तनु कितना, 20% वाला, ठीक है, तो क्या करता है, कॉपर नाइट्रेट देता है, इसका नाम क्या है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट नाम है इसका। तो क्या देता है, कॉपर नाइट्रेट देता है, और अपने को क्या देता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाम ध्यान रखना, ये कॉपर नाइट्रेट है, नाइट्रस ऑक्साइड है। समटाइम ये पूछ देता है कि व्हाट हैपन व्हेन HNO3 रिएक्ट्स विद Cu, या पूछ सकता है क्या होता है जब HNO3 की रिएक्शन Cu से होती है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉपर से आप कॉपर नाइट्रेट कैसे बनाएंगे, या कभी कभी आपसे ऐसा पूछ देता है कि HNO3 से आप नाइट्रस ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो इन सभी का जो जवाब है वो यही वाला है, ठीक है, यही वाली रिएक्शन अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे 4Cu प्लस 10HNO3 आफ्टर रिएक्शन 4CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये आपका बन गया कॉपर नाइट्रेट, और क्या बनेगा आपका 5H2O, ये आपका बन गया वाटर जल, और ये बनेगा आपका लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसे आप उड़ा सकते हैं, क्लियर इतना। ये जो है आपका ठंडा है और आपका कैसा है, तनु है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि अगर आपका ये ठंडा ना हो, और जैसे मान लो ठंडा हो लेकिन तनु ज़्यादा ना हो, जैसे मान लो 50% तक तनु है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ठंडे और 50%, ठंडे और 50% HNO3 की कॉपर से क्रिया कराते हैं, तब क्या होता है, HNO3 की कॉपर से क्रिया कराने पर, तो जब ठंडे और 50% HNO3 की कॉपर से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो अपना नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनेगा, फिर बनेगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपका बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपका बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस, वही कॉपर नाइट्रेट है ये तो बेचारा, और अगर हम बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी तो बनेगा ही। चलो इसे बना के दिखाते हैं। अब देखो 3Cu प्लस 8HNO3, ये अपने को कैसा लेना है, 50%, 50% ठंडा और तनु, ठीक है, ठंडा तनु, ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बनेगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बनेगा, और आपका बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाम सबके ध्यान रखना है, इसका नाम है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये आप उड़ा दीजिए क्योंकि गैस है, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, कॉपर नाइट्रेट,
ठीक है। हाँ, और आपका पानी बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा पॉइंट, अगर मान लो ठंडा और सांद्र HNO3 है तब क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे ठंडे व सांद्र HNO3 की कॉपर से रिएक्शन कराने पर, तो अगर ठंडा और सांद्र HNO3 है उसकी अगर हम कॉपर से रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा। तो ठंडा और सांद्र HNO3 ले लेते हैं, उसका कॉपर से अपन क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो ठंडा और सांद्र HNO3 ले लेते हैं, उसकी कॉपर से रिएक्शन कराएंगे तो अपना ये कॉपर हो गया, और ये ठंडा और सांद्र, तो 4HNO3 ये आपका ठंडा है और कैसा है आपका सांद्र है। तो आपका बनेगा क्या, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, कॉपर नाइट्रेट और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपका बनेगा पानी। ये क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखो, अगर हम इसे गर्म और सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे लिखो गर्म व सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर। अब देखो, जब गर्म और सांद्र HNO3 के साथ कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर 5 लिखना है, यहां पे 12 लिखना है, बनेगा वही कॉपर नाइट्रेट, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्लियर इतना। तो देखो सबसे ठंडे, आप कुल मिला के देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले में आपका बन रहा है डिफरेंट वाला चीज, क्या बन रही है, सबसे पहले बन रही है N2O, है ना, दूसरे में क्या बन रही है, दूसरे में आपका बन रही है NO, तीसरे में बन रही है NO2, चौथे में आपका O गायब। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें तो अगला जो है अपनी रिएक्शन इसकी करानी है फास्फोरस से। तो ये आप जानते हैं कि ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, तो ये आप जो है फास्फोरस को जो है ये ऑक्सीकृत कर देता है फास्फोरिक अम्ल में। तो इसका जो दूसरा पार्ट है पी से अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अपन सांद्र HNO3, क्या लिखेंगे, इसमें रिएक्शन लिख दे रहे हैं, कहो कितनी मेहनत करें, फास्फोरस HNO3 फास्फोरिक अम्ल में क्या कर देगा, इसे ऑक्सीकृत कर देगा। तो फास्फोरिक अम्ल को सूत्र अपन जानते हैं H3PO4, यह है आपका फास्फोरिक अम्ल, तो इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, इसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसे फास्फोरस बोलते हैं। ठीक है, और क्या अपना निकलेगा, और अपना निकलेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अपने को क्या मिलेगा, और मिलेगा अपन को पानी। हो गई दोनों रिएक्शन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यही था कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाओ, बना दिया, वर्णन कर दिया, ठीक है, रासायनिक गुण लिख दिए, नाइट्रिक अम्ल की कॉपर से रिएक्शन और फास्फोरस से रिएक्शन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये पूरा हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, क्या होता है जब ओजोन क्रिया करता है लेड सल्फाइड से। तो ओजोन जब आपका लेड सल्फाइड से क्रिया करता है तो क्या होता है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि जब आपका ओजोन इन लोगों से क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है। तो लेड सल्फाइड का अपन सूत्र जानते हैं, क्या होता है लेड सल्फाइड का सूत्र, तो PbS। जब ये आप PbS से आपका क्रिया करेगा ओजोन तो आपका क्या बनेगा, PbSO4। तो चलिए इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं और इसे बनाते हैं। तो प्रश्न दूसरा आपका, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला आपका पूछ रहा है क्या होता है जब ओजोन की क्रिया होती है लेड सल्फाइड से, तो बताना है क्या होता है। फिर अपने को बताना है कि जलीय पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया होती है तो बताना है, और आपको नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया होती है तो बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, तो करते हैं सॉल्व। तो प्रश्न 2 का हल,
ओजोन की लेड सल्फाइड से क्रिया। ओजोन की लेड सल्फाइड से क्रिया। ठीक है, तो ओजोन का आप सूत्र जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्या होता है आपका O3 लेड सल्फाइड PbS। ये है आपका लेड सल्फाइड। क्या है ये? लेड सल्फाइड। इसकी क्रिया अपन को कैसे करानी है? ओजोन से। बनेगा क्या? लेड सल्फेट। ये क्या बना? लेड सल्फेट, SuLPHATE। और आपका तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी? आपकी लेड सल्फाइड से जो आपकी ओजोन की रिएक्शन है लेड सल्फेट बनाती है। और अपना ये क्या है? 4O2, यानी आप यहाँ पे 4 लगा सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन है ओजोन की लेड सल्फाइड से क्रिया। तो ये आपका क्या है? ओजोन है। तो जब हम ओजोन की क्रिया लेड सल्फाइड से कराते हैं तो लेड सल्फेट बनता है और ये आपका ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। क्लियर हुआ इतना? चलिए दूसरी रिएक्शन। दूसरा कह रहा है ओजोन की क्रिया जलीय पोटेशियम आयोडाइड से। तो ओजोन की जब क्रिया हम जलीय पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे लिख लेते हैं। ओजोन की जलीय पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। तो जब हम ओजोन की जलीय पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? Ki। इसके साथ अपन को ओजोन की क्रिया करानी है लेकिन जलीय वाले की। आपका बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH, आपका बनेगा आयोडीन तो I2, और आपका बनेगा ऑक्सीजन तो O2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे? अगर हम बैलेंस करना चाहें तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो I2 की जगह I2 है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, है ना। ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड। और ये आपका ओजोन है तो इसे आप लिख सकते हैं ओजोन। ये आपका जल है तो इसे लिख सकते हैं वाटर। और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसे लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आयोडीन है तो इसे आप आयोडीन लिख सकते हैं। ये आपका ऑक्सीजन है तो इसे आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है रिएक्शन जब अपन क्या है कि ओजोन की क्रिया जलीय पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन और अपना क्या है ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, चलिए अब वो तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि क्या होता है जब अपन ओजोन की क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड से कराते हैं। तो ओजोन की क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड से कराते हैं तो अपना NO2 बनता है। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिखो ओजोन की NO से क्रिया, नाइट्रिक ऑक्साइड NO इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? NO प्लस O3 तो ये बनेगा आपका NO2 प्लस O2। इसका क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कौन है? ओजोन। ये कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन OXYGEN। ठीक है, ये आपका ओढ़ेगा। ठीक है, ये नाम है इनके। ठीक है, एरो एरो नहीं लगाना। ठीक है, क्लियर नहीं? ये जैसे नाम है ऑक्सीजन है, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपका ओजोन है। ठीक है, और ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए दूसरा जो आपका इसी का दूसरे का जो दूसरा पार्ट है वो अपने से पूछ रहा है सल्फर के 4 ऑक्सी अम्लों की संरचना लिखनी है। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल कि इनके 4 ऑक्सी अम्लों की संरचना, सूत्र, ये सब चीज़ों को लिखना। तो पहले मैं इनका नाम बता देता हूँ। जैसे अपन इसे सल्फ्यूरस अम्ल भी कहते हैं, एक को, है ना, दूसरे को सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरे को आप बोल सकते हैं थायो सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथे को अपन बोल सकते हैं पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, पाँचवें को बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल अम्ल। तो सभी के सूत्र लिखते हैं, सभी की संरचना बनाते हैं, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए 4 लिखने, अपन 5 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में 4 ही लिखना तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सल्फर के ऑक्सी अम्ल, मतलब अरे ऐसा अम्ल जिसमें सल्फर हो और ऑक्सीजन उपस्थित हो, यही लोग। ठीक है,
तो पहला है आपका H2SO3, नाम इसका है सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल, हिंदी में लिखे दे रहा हूं, सल्फ्यूरस अम्ल। चित्र देख लो भाई, तो ये आपका S हो गया, ये आपका एक OH हो गया, ये आपका दूसरा OH हो गया, और ये आपका डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ गया। अब देखो 6 होते हैं इसके पास, तो 2 यहाँ चले गए, 3 4, अभी 2 बचे हैं ना, तो 2 इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपका एक चित्र इसका ये हो गया। ऑक्सी अम्ल नंबर दूसरा, तो दूसरे अम्ल को बोलेंगे अपन H2SO4। नाम अगर हम देखें H2SO4 का, तो इसका नाम होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हिंदी में लिखे दे रहा हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये अगर देखा जाए ये बनेगा कैसे, तो ये एक S, ये आपका एक OH, एक OH, O, ओके। चलिए तीसरा अम्ल देखते हैं, उसका नाम है अपना H2S2O3, है ना। तो इसका नाम है H2S2O3। बचपन में इसका नाम पढ़ा करते थे, नाम होता था इसका थायो, क्योंकि एक ऐसा एक्स्ट्रा लग गया तो बोलते थे थायो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर इंग्लिश में, हिंदी में देखें तो इसे लिख सकते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम सूत्र चित्र देखें, तो चित्र इसका ऐसे बनेगा, संरचना सूत्र। ठीक है, चित्र नहीं, तो S डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। कुछ नहीं करना होता, एक अपने को O रिप्लेस कर देना होता है S से। ठीक है, चलिए चौथा अगर हम ऑक्सी अम्ल देखें, तो वो है आपका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम सूत्र देखें तो हो जाएगा आपका SO2OH, बस ऐसी ही कहानी इसकी हो जाएगी, SO2OH। अगर हम इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है H2S2O7। इसमें अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +6। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब देखो पांचवा लिख लो, लिखने तो 4 ही थे, 5 अपन लिख के दिखाई दे रहे हैं। पांचवें का नाम है आपका मार्शल अम्ल। ये तो अपनी गांव की भाषा का नाम है। दूसरा नाम है अपना परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, ओके। तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है H2S2O8। बस यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 ठों लग जाने बस। तो कैसे करेंगे, S ऐसे ऐसे, ठीक है, छोटा हो दे लो, बड़ा हो, ठीक है, गंदा लग रहा है, S ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे OH का OH रहेगा, यहाँ का आपका O, फिर O, है ना, फिर आपका ये SO, है ना, और ये हो जाएगा आपका OH। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये हो गया आपका मार्शल अम्ल, या इसी को अपन बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से अपना क्या है कि सल्फर के अपन ने 5 ऑक्सी अम्ल लिख डाले हैं, 4 पूछ रहा था, 5 ऑक्सी अम्ल लिख लिया, 5 की संरचना लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे है अपना प्रश्न नंबर 3 जो आपसे पूछता है इन अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखनी है, हेलोजनाइजेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और नाइट्राइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का हेलोजनीकरण पर।
पहली आपकी रिएक्शन है हैलोजनीकरण। अब देखो हैलोजनीकरण में होता क्या है। हैलोजनीकरण में आपका कोई भी आप सब्सटेंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने बेंजीन ले रखी है, या मान लो अपन ने एथाइलिन ले रखी है, या मान लो अपन ने मिथाइलिन ले रखी है, मिथाइलिन तो होता नहीं, जैसे मान लो अपन ने एथाइलिन ले रखी है, बेंजीन ले रखी है, या आप कह सकते हैं कि अपन ने एसिटिलीन ले रखा है, कुछ भी ले लीजिए, और उसमें अगर एक हैलोजन जोड़ रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हैलोजनाइजेशन कहलाती है, ठीक है, या वही प्रोसेस क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण कहलाती है। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बेंजीन ली, ठीक है, क्या ली, बेंजीन, और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये आपकी क्या कराएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, और यह क्रिया क्या कहलाएगी, हैलोजनीकरण, किसका, बेंजीन का। क्लियर ना इतना। जैसे मान लो इतने में मजा नहीं आया, इसमें जैसे मान लो एक ही रिएक्शन हो गई। अगर हमें दूसरा उदाहरण देना है तो ये अपन ने ले लिया, मान लो क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है ना, इसका अपन क्या कर रहे हैं, हैलोजनीकरण कर रहे हैं, तो FeCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे आपका बनेगा, ये जो होता है ये आपका आर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, तो यहाँ पे आपका आर्थो में क्लोरीन बन जाएगा, और यहाँ पर आपका पैरा में क्लोरीन बन जाएगा, इस तरह से ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। ये आपका, इसको बोलेंगे आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसे बोलेंगे आप पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आपका हैलोजनाइजेशन है, हैलोजनीकरण। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हैलोजनीकरण होता क्या है, तो क्या होता है, कोई भी आप कह सकते हैं कंपाउंड ले लीजिए, और उसमें हैलोजन जोड़ने की जो विधि होती है वो आपकी क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण कहलाती है। क्लियर हुआ इतना। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण कहलाती है, कि अगर आप उसमें हैलोजन जोड़ रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने क्या किया कि किसी में भी आप हैलोजन जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने ले लिया यहाँ पे, जैसे अपन ले रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये ले लिया अपन ने CH3 -C-CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ वाला नियम लगा के HCl जोड़ देते हैं तो क्या होगा आपका, CH3 CH3 CH3, H इस पे जुड़ जाएगा, एक Cl। तो ये जुड़ा ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हैलोजनीकरण। मतलब हैलोजन आकर अगर जुड़ रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, हैलोजनाइजेशन या हैलोजनीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या कहलाएगी, हैलोजनाइजेशन या हैलोजनीकरण। क्लियर हुआ इतना। और एक आध एग्जाम्पल दूँ क्या, क्लियर हुआ इतना। मतलब किसी भी कंपाउंड में आप क्या कर सकते हैं, हैलोजन जोड़ सकते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, हैलोजनीकरण या हैलोजनाइजेशन। अगर अपन को और सीखना हो और समझना हो तो जैसे मान लो यहाँ पे इथेन ले लेते हैं, ठीक है, C2H6 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका C2H5Br और एक आपका HBr निकल जाएगा। तो ये आपका जुड़ रहा है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, हैलोजनाइजेशन। क्या बोलेंगे कि आपका कोई भी रिएक्शन हो उसमें आपका अगर हैलोजन जुड़ रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हैलोजनाइजेशन या हैलोजनीकरण। चलिए अगली जो आपकी रिएक्शन है उस पर चर्चा करते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। क्या है आपकी, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में अपन को क्या करना है, चर्चा करना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ये जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आप इसे लिख लीजिए, टिक लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आई हुई है। कौन सी अभिक्रिया, ये फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया, ठीक है ना। इसमें जो होता है आपका, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में इसमें कुछ नहीं होता, आप क्या करेंगे कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या AlCl3 की उपस्थिति में आप कह सकते हैं कि जो आपका कुछ चीज़ें जुड़ जानी है, एल्किल या एसिल ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो दैट अभिक्रिया जो है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहलाएगी। तो लिख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया।
तो इसे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि निर्जल एल्यूमिनियम, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया या आप कह सकते हैं बेंजीन की अभिक्रिया में या बेंजीन रिंग में विभिन्न यौगिकों का प्रवेश फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। बेंजीन के रिंग में कर लो, है ना, क्या को आए स्पेशल करें, बेंजीन के रिंग में अन्य यौगिकों का प्रवेश फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मान लीजिए आपका मानना क्या है, ये आपका बेंजीन ही है, ठीक है। बेंजीन में यहाँ पर क्या होता है, H होता है और ये आपका CH3Cl, मान लो इससे अपन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, और ये निर्जल एनहाइड्रस जिसे बोलते हैं AlCl3 है। क्या बनेगा आपका, यहाँ से HCl आपका बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा आपका, और ये आपका HCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये आपकी है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बना, इसका नाम है टॉलुइन। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन। अगर अपन बात करें फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, तो यहाँ पे एसिल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये अपना एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर उसमें एसिल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेंजीन रिंग में कोई भी आपका ग्रुप आपके ऐसी तरह से जुड़ रहा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो वो जो आपकी रिएक्शन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा बार आई है पेपर में, तो इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है आपका नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। इसमें क्या है, तो इसमें आपका NO2 आपका रिएक्शन करेगा। तो क्या बोलेंगे कि इसमें जो है आपका NO2 जो है वो आपका रिएक्शन करके किसी में भी आपका NO2 आपका रिएक्शन करके घुस जाता है, तो ये आपका क्या है, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण क्या कहलाता है, आपका कहलाता है। जैसे मान लो अपन ने फिनॉल में अगर अपन NO2 घुसा दें तो वो आपका बन जाएगा पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, है ना, तो वो आपका नाइट्रेशन कहलाएगा, है ना, फिनॉल का नाइट्रेशन। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप कि नाइट्रीकरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मान लो अपन ने रिएक्शन करा दी इस तरह से, आपका फिनॉल ले लिया और ये अपन ने HNO3 ले लिया, ठीक है। अपन ने H2SO4 की उपस्थिति ले ली, कैसे, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4, ठीक है। अब ये आपका बनाएगा क्या, ये अपने को देखना। तो ये आपका बनाएगा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल क्या होता है, तो पिक्रिक अम्ल आप देख लीजिए, NO2 यहाँ लगे रहेगा, NO2 आपको यहाँ लगे रहेगा, NO2 आपको यहाँ लगे रहेगा। तो ये क्या कहलाता है आपका पिक्रिक अम्ल, PiCRiC, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। तो अगर देखो NO2 आपका कहीं जुड़ रहा है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, नाइट्रीकरण। अगर आपका Cl जो है आपका कहीं पर, सॉरी CH3Cl से अगर मान लो कोई भी बेंजीन रिंग में अगर इस तरह से CH3 वगैरह जुड़ रहा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कहीं पर भी, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। अगर आपका NO2 जुड़ रहा है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो 2 हो गई, 3 हो गई अपनी। तो इस तरह आपके ये जो तीनों प्रश्न हैं, हेलोजनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया और नाइट्रीकरण, तीनों खत्म। हेलोजनीकरण में क्या है, आपका हेलोजन जाके चिपक जाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट्स में क्या है कि आपके इस तरह के ग्रुप आपके जाके बेंजीन रिंग में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका NO2 टाइप का जो ग्रुप है वो आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला है आपका प्रश्न नंबर 4, लकड़ी के भंजक आसवन से अपन मीथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। लकड़ी का भंजक आसवन से मीथेनॉल प्राप्त करने की विधि। लकड़ी के भंजक आसवन से मीथेनॉल कैसे बनता है ये सुनना है। तो लकड़ी का जो आपका भंजक आसवन है उससे जो आपके बनने वाले वाष्प हैं उनका अगर हम संघनन करते हैं तो अपने को जो है प्राप्त जो अपना गाढ़ा और लाल जो आपका द्रव्य होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए उसे बोलते हैं पायरोलिसियस अम्ल, ठीक है, उसके रूप में अपने को बाहर मिलता है। और रिटायर्ड में कास्ट कोयला क्या
और कास्ट गैसें क्या रह जाती हैं, शेष रह जाती हैं। और कास्ट गैसेस में क्या होता है, कास्ट गैसेस में आप जानते हैं कि CH4 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अल्प मात्रा में आप कह सकते हैं कि ईथेन पाया जाता है ना, इथाइलिन पाया जाता है, एसिटिलीन पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लोरोसिस अम्ल जो होता है वो क्या होता है, तो ये आपका एक तरह का द्रव होता है जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है 2 से 2.5% है ना, एसीटोन होता है, जल होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपने को लिखना है इसमें। तो क्या, लकड़ी के भंजक आश्वन से मीथेनॉल। प्रश्न 4 का हल। लकड़ी के भंजक आश्वन से मीथेनॉल लिखेंगे। लकड़ी के भंजक आश्वन से प्राप्त लकड़ी के भंजक आश्वन से प्राप्त आश्वित द्रव को एक टैंक में एकत्र कर लिया जाता है। आश्वित द्रव को एक टैंक में क्या कर लेते हैं अपन, एकत्र कर लेते हैं। आश्वित द्रव को एक टैंक में एकत्र कर लेते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो लकड़ी के भंजक आश्वन से प्राप्त आश्वित द्रव को एक टैंक में एकत्र कर लेते हैं जिसमें 2 परतें बन जाती हैं। जो दोनों परतें उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका पाइरोलिग्नीशियस अम्ल। तो पहला है आपका पाइरोलिग्नीशियस अम्ल। लिग्नीशियस अम्ल, लिग्नीशियस अम्ल, पाइरोलिग्नियस अम्ल। पाइरोलिग्नियस अम्ल ये क्या है, तो आश्वित द्रव का जो आपका ऊपर का परत होता है वो पाइरोलिग्नियस अम्ल की होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आश्वित द्रव की ऊपरी जलीय परत को पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसमें 1 से 3% तक मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल 0.1 से 0.5% तक एसीटोन तथा 8 से 10% तक एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब ऐसे क्या करेंगे कि ये जो आपका है इसको तांबे के फ्लास्क में लेकर आसुत करते हैं। यहां पर लिखेंगे पाइरोलिग्नियस अम्ल को तांबे के एक फ्लास्क में लेकर आसुत करते हैं। फ्लास्क में लेकर आसुत करते हैं।
आशुत करते हैं और वाष्प को उबलते हुए चूने के जल से भरे फ्लास्क जल से भरे फ्लास्क वाष्प को उबलते हुए चूने के जल से भरे फ्लास्क में प्रवाहित करते हैं जिससे एसिटिक अम्ल CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट के रूप में एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर अपने को जैसे ये कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो गया तो फिर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए CH3COOH जो आपका एसीटिक अम्ल है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा और आपका CH3COO का होल ट्वाइस Ca यानी ये कैल्शियम एसीटेट के रूप में क्या हो जाएगा, आपका पृथक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मिथाइल अल्कोहल एसीटोन और जल मैथिल अल्कोहल एसीटोन और जल की वाष्प संघनित्र से होकर द्रवीभूत हो जाती है। वाष्प संघनित्र से होकर द्रवीभूत हो जाती है। क्लियर हुआ इतना? संघनित्र से होकर क्या हो जाती है, आपकी द्रवीभूत हो जाती है और ग्राही में एकत्रित हो जाती है। और ग्राही में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार जो अपने द्रव में मिथाइल अल्कोहल एसीटोन और जल का मिश्रण होता है, इस प्रकार द्रव में मिथाइल अल्कोहल एसीटोन तथा जल का मिश्रण होता है। जिसका प्रभाजी आसवन करने पर एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल पृथक कर लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल पृथक कर लेते हैं। तो एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट या आप कह सकते हैं वुड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं। इसमें 70 से 80% तक मिथाइल अल्कोहल होता है। ओके, जिसका शुद्धिकरण अपन क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं बढ़िया आराम से। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो आगे क्या कह रहा है ये देखो। शर्करा किण्वन से इथेनॉल
ये अपन कैसे प्राप्त करेंगे? शर्करा के किण्वन से इथेनॉल। तो शर्करा के किण्वन से इथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं ये अपने को देखना है। तो दूसरा अपन देखते हैं, हेडिंग डालते हैं शर्करा किण्वन से इथेनॉल। इथेनॉल जानते हैं, इथेनॉल एथाइल अल्कोहल, वही हाँ पीने वाला, ठीक है। तो उसको अपन को क्या है सूत्र लिखना है और ये अपन को दिखाना भी है कि शर्करा किण्वन से इथेनॉल कैसे प्राप्त होगा। तो देखो शर्करा पहले आप लिखेंगे, शर्करा C12H22O11, ये जल से रिएक्शन करेगा। इन्वर्टेस एंजाइम रहेगा, इन्वर्टेस एंजाइम ENZYME, इससे रिएक्शन करेगा कहाँ पे? ईस्ट में, YEAST से। तो यहाँ पर क्या आपका बनेगा? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो C6H12O6 ये आपका है ग्लूकोज और फिर यहीं पे बगल में बनेगा फ्रैक्टोज, C6H12O6 ये आपका फ्रैक्टोज है, ठीक है। फिर क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बन गए, ये फिर आप यहाँ से ग्लूकोज उठा लो या चाहे फ्रैक्टोज उठा लो। तो C6H12O6 ये आपका रिएक्शन करेगा किससे? जाइमेज से। ये एंजाइम है, ठीक है, ईस्ट में। तो आपका यहाँ पे बनेगा एथाइल अल्कोहल 2C2H5OH और यहाँ पर अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये है आपका, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होता है कि सीरे को लगभग 30% तक शर्करा होती है सीरे में, ठीक है। और इसमें क्या है कि 10% तनु करके इसमें क्या है कि ईस्ट मिला दिया जाता है। तो ईस्ट मतलब खमीर, आप जानते हैं वही चीज़ है। और किण्वीकृत करते हैं तो फिर एथाइल अल्कोहल क्या होता है? प्राप्त होता है। किण्वीकरण क्रिया से क्या है कि 10% तक एथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे अपन एथाइल अल्कोहल वॉश कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो शर्करा किण्वन से इथेनॉल अपन इस तरह से प्राप्त करते हैं। पहले शर्करा का आप क्या करेंगे? इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में आप इसका हाइड्रेशन करेंगे तो फिर आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में से किसी एक को उठाएंगे, जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट से अभिक्रिया होगी तो ये आपका क्या मिलेगा? ये आपका किण्वित होकर एथाइल अल्कोहल देगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, मतलब चौथे का तीसरा। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि अल्कोहल का आप निर्जलीकरण करिए और उससे आप बनाइए एल्कीन और उससे क्या बनाइए आप? ईथर। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण करके एल्कीन और ईथर क्या करना है? बनाना है, ठीक है। तो एल्कीन मतलब जैसे अपन एथाइल अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे एल्कीन मतलब C2H4 बनाना है अपने को। तो चलिए बनाते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन, अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन। तो ये अपन को बनाना है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन कैसे बनेगा। तो आप सोचिए समझिए और इसे बनाइए, ठीक है। तो चलिए देखो, अल्कोहल अपन ले सकते हैं कौन सा? अपने को जैसे मान लो अपने को मिथाइल अल्कोहल लेना है फॉर एग्जाम्पल, या एथाइल अल्कोहल ले लो। जैसे अपन ने एथाइल अल्कोहल ले लिया C2H5OH, ठीक है। अपन ने मान लो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। कितने ले लिए? 2 मॉलिक्यूल ले लिए और इसे अपन क्या करा रहे हैं? एल्कीन में आ रहे हैं, एक ही ले रहा हूँ। इसे क्या करेंगे? अपन गर्म करेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा? आपका बनेगा एथाइलिन। एथाइलिन का सूत्र C2H4, ये है, इसे बोलेंगे एथीन। और ये क्या है आपका? इथेनॉल। तो इसका निर्जलीकरण किया तो आपका बना एथीन या आपका एथाइलिन। और यहाँ से अपना जो पानी निकलेगा H2O, मतलब पानी निकलने की घटना क्या कहलाती है? आपकी निर्जलीकरण कहलाती है कि मतलब कोई भी आपका पदार्थ है उससे पानी निकल जा रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका निर्जलीकरण कहलाएगा। जैसे अपना ये अल्कोहल था, इससे अपना जल बाहर निकल गया, दिस प्रोसेस इज नॉन एज निर्जलीकरण, मतलब जल निकल गया, ठीक है। और अल्कोहल की क्रिया जब हम H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो अपना क्या बनता है? एथाइलिन बनता है, या अपन इसे एथीन बोलते हैं। एथीन इसका IUPAC नाम है इस हिसाब से। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इससे अपने को ईथर बनाना है।
ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसी को लिखेंगे कि एल्कोहल से ईथर, इसी के दो पार्ट है ना। तो दूसरा पार्ट है एल्कोहल से ईथर का निर्माण निर्जलीकरण द्वारा, ठीक है। चलो अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे लिया C2H5OH, HOC2H5, रिएक्शन होगी आपकी वही आपकी H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये H2SO4 की उपस्थिति में आपकी रिएक्शन होगी, और ये आपकी रिएक्शन है SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपका एक है जो प्रोटॉन है वो आपका रिएक्शन में आपका भाग ले लेगा, और H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्या है रिएक्शन होगी। और इसे गर्म ज़्यादा नहीं करना है, 130 से 140 डिग्री सेल्सियस तक करना है। तो यहाँ से आपका ये निर्जलीकरण होकर आपका H2O निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पर बनेगा C2H5OC2H5, ये आपका ईथर बन गया, डाई इथाइल ईथर, और ये अपना H2O बाहर निकल गया। इतना क्लियर, कोई दिक्कत? अगर इसकी मैकेनिज्म देखनी हो तो मैकेनिज्म भी बड़े आराम से इसकी इजीली हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका H2 जो आपका H है वो अटैक करता है आपका। देखो मैकेनिज्म अगर मैं इसकी करके दिखाऊँ आपको, तो जैसे आपका ये C2H5OH मैकेनिज्म मतलब इसकी क्रियाविधि, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास इस तरह से कहानी होती है, आप यहाँ पे H2SO4 से आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इस पर आपका एक H जो है आपका रिएक्ट करेगा। जब H इस पर अटैक करेगा तो ये आपका C2H5 रहेगा, ये आपका O, ये आपका H, एक H यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया इसके पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा कि इससे क्या है कि आपका H2O बाहर निकल के भाग जाएगा, तो जब बाहर निकलेगा तो C2H5 यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, और H2O तो निकल ही चुका है। अब इस पर फिर होगा SN1 टाइप की रिएक्शन, तो आपका C2H5OH, अब ये जो है आपका ये वहाँ पर जाके अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा आपका C2H5-O-H, यहाँ हो जाएगा C2H5, और ये आपका पॉजिटिव। अब क्या होगा कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आप इसे इलेक्ट्रॉन देके सरक लेगा यहाँ से, तो यहाँ से अपना हाइड्रोजन निकल लिया, तो ये आपका बनाया क्या C2H5OC2H5। तो चाहे तो ये आप उसे इम्प्रेस करने के लिए मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर अपन ने इथाइल अल्कोहल लिया था, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि H2SO4 से यहाँ से अपन ने जो आपका H है प्लस का या प्रोटॉन है इसे दिया, तो जब ये प्रोटॉन दिया तो ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर आपका बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो फिर क्या होगा कि ये तीनों आपके निकल लेंगे। जैसे ये तीनों निकल लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पर बचा रहेगा, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज बचने के कारण यहाँ पर आपकी SN1 टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है। SN1 टाइप की रिएक्शन होने के कारण ये जो आपका फिर एक अटैक करेगा इस पर, तो इसके अटैक करने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका कि C2H5 जो OH है वो आपका इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा अटैक करेगा। तो जैसे ही आपका ये अटैक करेगा तो इसके OH से ये क्या हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसका जो H है ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन देकर, है ना, पॉजिटिव होकर खुद निकल लेगा। तो पॉजिटिव होकर इसे खुद निकल लिया, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका सेम आ गया, ठीक है। तो इसे आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, सोडियम इथॉक्साइड से डाई इथाइल ईथर। तो सोडियम इथॉक्साइड से डाई इथाइल ईथर, ये आपकी जो रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन सुनी सी लग रही है, ये आपकी रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो इस आपको ध्यान रखना है इस बात को कि सोडियम इथॉक्साइड से डाई इथाइल ईथर बनाने की जो अभिक्रिया थी वो आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया थी। तीसरा पार्ट, तीसरा नहीं चौथा है, सोडियम इथॉक्साइड से डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो सोडियम इथॉक्साइड कैसे लिखेंगे अपन, तो सोडियम इथॉक्साइड को अपने को सूत्र पता होना चाहिए, तो होता है आपका C2H5ONA। इसकी रिएक्शन जब आपका कराएंगे आप इथाइल ब्रोमाइड से, तो Br(C2H5) बनेगा क्या, तो बनेगा आपका ये ऐसे निकल जाएंगे बाहर, पार्टी करेंगे ऐसे निकल के, जब अपन इसे गर्म करेंगे तो NaBr यहाँ से निकल लेगा, बचा क्या C2H5O C2H5। तो ये आपका डाई इथाइल ईथर। चलिए तो ये आपका चौथा प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 5, हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। और हेलो एरीन में हैलोजन की नाइट्रीकरण
और हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। चलिए करते हैं इसे। तो हेलो एरिन होता क्या है, तो सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि हेलो एरिन जो है वो होता क्या है। तो जो आपके एरिल हैलाइड्स होते हैं या हेलो एरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो बेंजीन रिंग होती है ना उस पर अगर आपका Cl वगैरह लगा हुआ है, Br वगैरह लगा हुआ है, I वगैरह लगा हुआ है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, आपके हेलो एरिन कहलाते हैं। तो उसी की चर्चा करते हैं, हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रश्न नंबर 5, हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये होता क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो एरिन जो है आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो एरिन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो एरिन में हैलोजन परमाणु आर्थो पैरा निर्देशी है। हैलोजन परमाणु ऑर्थो पैरा निर्देशी है। ठीक है, आर्थो पैरा निर्देशी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किस प्रकार से रिएक्शन देगा, तो इसकी रिएक्शन आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो ये आपका हेलो एल्केन ले लिया अपन ने, सॉरी हेलो एरिन ले लिया, और ये आप मान लो क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में। तो एक बार आपका आर्थो में जुड़ेगा, आर्थो मतलब बगल वाला, पैरा मतलब नीचे वाला, मेटा मतलब ये वाला। ठीक है, और ये आपका पैरा में जुड़ेगा। नाम क्या होगा इसका, होगा आर्थो और डाई क्लोरोबेंजीन, इसका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो ये आपकी रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब वो कह रहा है हेलो एरिन में हैलोजन और नाइट्रीकरण और सल्फोनेशन की अभिक्रिया बतानी है। तो पहले इसमें हैलोजनीकरण, स्टार्टिंग में बताया था हैलोजनीकरण में क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको क्या है केवल एक हैलोजन पदार्थ उसमें जुड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया कि यही ले लिया मान लो। ठीक है, अब इसकी क्रिया अगर अपन Cl2 से कराएं FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये आपका बनेगा ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये कौन है, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया कैसे करा रहे हैं, क्लोरीन से। ये क्या है आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये कौन है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये जो आपकी बन रही है ये आपका हेलोजनाइजेशन या हेलोजनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए दूसरी अगर हम बात करें तो वो है आपका नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। तो नाइट्रेशन में क्या होना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में आपका क्या है कि सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण जो है आपका नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। तो इस चीज को आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 का मिश्रण नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। अतः H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर, अतः H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र, ठीक है, HNO3 से सांद्र, सांद्र के लिए अपन कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया कराने पर जो आपकी अभिक्रिया होती है वो आपकी नाइट्रीकरण कहलाती है। जैसे अपन ने यहाँ पे हेलोएरिन ले लिया तो ये अपना हेलोएरिन है। ठीक है,
इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं HNO3 के साथ, सांद्र है वो, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका क्लोरो और यहाँ पे आपका नाइट्रो, तो ये आप आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और फिर क्या बनेगा आपका पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर आपका पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो ये आपकी जो क्रिया है ये आपकी क्या कहलाती है, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। अगला है वो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को अगर हम देखें तो सल्फरीकरण अभिक्रिया या सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण। इसमें क्या होगा, तो इसमें जैसे अपन ने ये ले लिया हेलोएरिन, कोई भी ले लेते हैं, जैसे अपन ने यही वाला ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसका अगर हम सल्फोनेशन करा रहे हैं तो सल्फोनेशन में सबधूम H2SO4 का यूज करेंगे और यहाँ पे इसे ऐसे गर्म करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और फिर बनेगा आपका पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो आपका कुछ ऐसे जुड़ेगा, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यह है आपका आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यह है आपका पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, दुनिया जानती है इतना। चलिए, तो इसके साथ आपका ये वाला प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एल्केनॉल से एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण अपने को देना है। और दूसरी चीज़ जो अपन से पूछ रहा है वो है, आपसे पूछ रहा है इसके 2 रासायनिक गुण लिखने हैं। किसके, एल्केनॉल के। एल्केनॉल से एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया का समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखना है, और इसके क्या करने हैं, रासायनिक गुण लिखने हैं। किसके रासायनिक गुण लिखने हैं, एल्किल हैलाइड के, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 डालते हैं, इसका हल करते हैं। तो प्रश्न 6 का हल क्या हो जाएगा, एल्केनॉल यानी इथेनॉल, या आप कह सकते हैं मीथेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इससे अपने को क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो अपन ने कोई एल्कोहल ले लिया, एल्केनॉल ये, ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब हम PCl5 से कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो अपना बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस POCl3 बनेगा, और आपका क्या बनेगा, HCl। एक तो आपकी ये, अगर आपको ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कि जैसे मान लो इसका रिएक्शन लिख लिया, C2H5OH, यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये हो जाएगा आपका C2H5Cl, और ये हो जाएगा POCl3 और HCl। ये है आपका एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। एल्केनॉल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो पहला आपका एक ये मेथड हो गया। अगर अपने को एक मेथड पसंद नहीं है, दूसरा मेथड लगाना है, तो दूसरे मेथड में अपन जैसे मान लो एल्कोहल लिया, अब अपन इससे रिएक्शन ना करा के अपन कराते हैं HCl से रिएक्शन, और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में तो बनेगा आपका RCl, और अपना क्या बनेगा, H2O। अगर हमें इसका एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे आप इथाइल एल्कोहल ले सकते हैं, C2H5OH, HCl आफ्टर रिएक्शन, यही निर्जल ZnCl2 वाली उपस्थिति रहेगी, यहाँ पे आप गर्म कर सकते हैं, और ये आप क्या आ जाएगा आपका C2H5Cl, और ये आ जाएगा आपका H2O। मान लो अपन को ऐसे भी पसंद नहीं है, अपन को तीसरे तरीके से बनाना है, तो तीसरा तरीका आप थायोनिल क्लोराइड के हिसाब से बना सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड के लिए क्या करेंगे कि C2H5OH ले लिया। थायोनिल क्लोराइड का अपने को पहले सूत्र पता होना चाहिए, तो SOCl2, क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अगर अपन देखें तो यहाँ से बनेगा क्या, तो यहाँ से आपका निकलेगा SO2, और आपका SO2 निकल जाएगा, और आपका HCl निकल जाएगा, बचेगा आपका C2H5Cl
HCl और SO2। तो इस तरह से आप एल्किनॉल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो एल्किनॉल से एल्किल हैलाइड बनाने की आपकी ये विधियाँ हैं। अगर अब हम बात करें कि इसके रासायनिक गुण लिखने हैं, तो 2 रासायनिक गुण लिखने, तो यहाँ पे आप रासायनिक गुण लिख सकते हैं। तो रासायनिक गुण नंबर 1, तो पहला इसका रासायनिक गुण है, वो अपन ऐसा करते हैं कि इससे क्या है कि इसकी क्रिया करा के देख ले रहे हैं। इसकी क्रिया अगर अपन को और बनाना हो तो एल्किनॉल के अलावा जैसे मान लीजिए अपन एल्कीन से बना सकते हैं ना, एल्काइन से बना सकते हैं। तो ये अपने बहुत सारे ऑप्शन हैं कि अपन कैसे बनाना चाहते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगर अब हम इसके रासायनिक गुण देखें तो पहला है आप इसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण, या आप इसे लिख सकते हैं कि एल्कोहल KOH से अभिक्रिया, एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया, ऐसे बोलेंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब देखो ये क्या हो जाएगा, R-X, ये अपन ने ले लिया एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसका क्या करना है, अपन को KOH से क्रिया करानी है जो कि एल्कोहलिक है, ठीक है। तो इसकी क्रिया कराएंगे आप KOH से, तो बनेगा आपका बॉन्ड टूटेगा इसका। चलो इसे अपन यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि आपका C2H5OX है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा और निकलेगा क्या, तो निकलेगा आपका KX और आपका निकलेगा पानी, और यहाँ पे बनेगा आपका C2H4, ठीक है। थोड़ा डिटेल में करते हैं यहाँ पे। जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पे C2CH3CH2Br, इसकी क्रिया अपन ने कराई मान लो KOH से, और ये आपका एल्कोहलिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका KBr निकल जाएगा, है ना, और आपका जल निकल जाएगा, और मेन उत्पाद के रूप में बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आपका एथाइलिन है, ये आपका पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये आपका जल है, ये आपका क्या है एथाइल ब्रोमाइड, ये आपका क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा इसका अगर गुण देखें तो दूसरा गुण आप कह सकते हैं कि इसकी सिल्वर साइनाइड से क्रिया, या यहाँ पे लिख सकते हैं AgCN से क्रिया। तो AgCN से क्रिया कराएंगे, जैसे मान लो अपना है RX, इसकी क्रिया कराएंगे AgCN से, तो क्या हो जाएगा आपका AgX आपका बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सिल्वर ये एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो अपन ने C2H5I ले लिया, और सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका C2H5NC। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो 6 प्रश्न खत्म हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न 7 देखिए, कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे लिख लेते हैं किससे क्या प्राप्त करना है, प्राप्त करना है अपन को एसीटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल। चलिए इसे करते हैं। तो अपने को सबसे पहले सूत्र पता होने चाहिए कि भाई एसीटोफिनोन का सूत्र क्या होता है और बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है ना। उसके बाद ही आगे कुछ हो सकता है कि एसीटोफिनोन का अपने को सूत्र पहले पता होना चाहिए और बेंजोइक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर अपने को यही नहीं आ रहा है तो अपन कैसे करेंगे। तो एसीटोफिनोन का अगर हम सूत्र देखें तो आपका सूत्र इस तरह से होता है, यहाँ पर आपका COCH3 लगा रहता है, तो COCH3 कहीं पे जोड़ सकते हैं। और बेंजोइक अम्ल का सूत्र अगर हम देखें तो ये आपका बेंजोइक अम्ल का सूत्र जो होता है
वो आपका होता है इस तरह से रहता है, और यहाँ पर आपका COOH आपका कहीं पे जुड़ा रहेगा, तो आपका COOH हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। अपन को यहाँ से यहाँ जाना है, अब ये नहीं है पता है कैसे जाएंगे, दिमाग लगाना है, सोचना है, समझना है कि एसीटोफिनॉन अपन कैसे, एसीटोफिनॉन अपन से अपन कहाँ पे बेंजोइक अम्ल के पास जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे। सोचिए सोचिए, चलिए करते हैं इसे। तो करते हैं इसको। देखिए ये आपका एसीटोफिनॉन है, तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन, तो ये अपना एसीटोफिनॉन है, नाम लिख सकते हैं आप इसे एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, ठीक है। और अपने को यहाँ से पहुँचना है इसके पास, तो सबसे पहले अपन लगाएंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती कैसी है, तो वो आपकी I2 और NaOH की उपस्थिति में होती है, और उसमें जो आपका ये लिखा है ना, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि CH3I अलग निकल के पहुंच जाएगा, ठीक है, और आपका जो है H2O अलग निकल के भाग जाएगा, तो यहाँ पे आपका ONA जुड़ जाता है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, ONA जुड़ जाएगा, तो CO और ONA यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका नाम है आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अब इसका क्या कर देंगे अपन, तो यहाँ पर अपन इसका हाइड्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से आपका बनेगा COOH, और यहाँ से आपका Na क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और ये है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका बन गया एसीटोफिनॉन से बेंजोइक अम्ल, ओके। हाँ, अगला है आपका एसीटोफिनॉन से सोडियम बेंजोएट, ये तो यही बना रखा है, एसीटोफिनॉन से सोडियम बेंजोएट, तो एसीटोफिनॉन से सोडियम बेंजोएट, तो ये आपका ऊपर ही बन के रख चुका है तैयार, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे छापना है। ये आपका एसीटोफिनॉन है, कुछ नहीं करना, अपन को आयोडोफॉर्म रिएक्शन लगानी है। यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपकी आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है आपका कि यहाँ पर अगर आपका एसिल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपका ONA और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका COONA, ये आपका हो जाएगा क्या, सोडियम बेंजोएट। अगली आपकी है, यहाँ पे देख लीजिए, एसीटोफिनॉन से सोडियम बेंजोएट। अगला है इथेनल से ब्यूटेटूइनल, चलिए इसे बनाते हैं, इथेनल से ब्यूटेटूइनल। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, तीसरा जो है आपका पार्ट है वो इथेनल से ब्यूटेटूइनल, चलिए इसे बनाते हैं। तो तीसरी रिएक्शन यहाँ पे अपन इस पेज पे लिखते हैं, इथेनल से ब्यूटेटूइनल, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा पार्ट क्या है, इथेनल से ब्यूटेटूइनल, ब्यूटेटूइनल हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एथेनल से ब्यूटेटूइनल। कहानी वही है, पहले अपने को सूत्र आने चाहिए दोनों के, है ना। अगर अपने को सूत्र ही नहीं पता तो बनाएंगे क्या, है ना, क्लियर ना। तो पहले अपन को सूत्र आना चाहिए, मेन बात ये है, ठीक है। तो इथेनल क्या है, तो इथेनल का सूत्र होता है आपका, वही होता है जो आपका CH3CHO का होता है ना, उसी का नाम है इथेनल IUPAC पद्धति में। तो ये है आपका इथेनल, ये है आपका इथेनल, और इससे अपन को बनाना है ब्यूटेटूइनल। तो ब्यूटेटूइनल, तो पहले आप ये आपका ब्यूटेनल का आपका सूत्र, अगर यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2 लगा दूँ, तो अपन को क्या करना है, ब्यूटेटूइनल, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो यह है आपका ब्यूटेटूइनल का सूत्र। और अब अपन को बताना है कि यहाँ से यहाँ कैसे जाना है। सोचिए सोचिए सोचिए, पढ़ा था अपन ने एक रिएक्शन जिसका नाम था एल्डोल संघनन, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्डोल संघनन से, तो यहाँ पर लिखेंगे 2CH3COH। इसमें एल्डोल संघनन में क्या होता है कि दो अपन इसके अणु लेते हैं, ठीक है। तो इसके जब अपन दो अणु लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर होगा आपका एल्डोल संघनन, और यहाँ पर आपका OH रिएक्ट करेगा, यहाँ पर लिखेंगे
डोल संघनन, कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन जब होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3C, और ये जो आपका था तो ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका H हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CHO। ठीक है, अब क्या होगा, CH2, अरे एक बार और आएगा CH2 CHO। एक्चुअली ये होता कैसे, यहाँ पे मैं अभी आपको फिर से दिखाई दे रहा हूँ। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और डैश H, ये हो जाएगा आपका H डैश CH2 डैश CHO। देखो ये इस तरह से होता है, अपन ने इसके मॉलिक्यूल ले लिए, फिर ये आपकी रिएक्ट होके ये जो है आपका यहाँ खिंच जाता है, ये आपका ऐसे चिपक जाता है। आपको ऐसे बस ध्यान रख लेना है ना, पूरी मैकेनिज्म नहीं लिखना है अपने को, बस इतना ऐसे बनाया अपन ने ऐसे चित्र। एक अपन ने ये एसिटल्डिहाइड, या आप कह सकते हैं ये अपन ने इथेनॉल लिया। चलो ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसे मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये अपन ने ये इथेनॉल लिया, ठीक है, ये आपका वहाँ चिपक जाएगा, तो ये चिपक गया तो ये हो गया आपका OH। अब इसकी एक बैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पे आपका आ गया H, और यहाँ पे आपका ये पूरा जुड़ा रहेगा CH2 CHO। ठीक है, फिर अपन इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो आपका H पॉजिटिव क्या होगा निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही अपन इसे गर्म करते हैं तो फिर क्या होगा कि यहाँ से आपका H पॉजिटिव होकर ये आपका यहाँ से एक H और ये आपका OH। ठीक है, तो OH अपने क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपका H2 आपका निकल भागेगा, तो क्या बनेगा आपका CH3C H डबल बॉन्ड CH डैश CHO। तो ये है आपका ब्यूटेनॉल। तो रिएक्शन नंबर तीसरी भी कंप्लीट। चौथी है आपकी मीथेनॉल से मीथेनॉल। चौथा पार्ट है आपका मीथेनॉल से अपन को बनाना है मीथेनॉल। सूत्र अपने को पता होना चाहिए, मीथेनॉल का भी मीथेनॉल का भी, है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो मीथेनॉल से अपन को बनाना है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल क्या है और मीथेनॉल क्या है, तो ये अपना मीथेनॉल ये स्टैंड करता है आपका एल्डिहाइड के लिए। तो इसका जो अगर सूत्र होता है तो वो होता है HCHO, और इसका सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, तो अपन को यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे अपन को ये ध्यान रखना है। ये मीथेनॉल है, ये आपका मीथेनॉल है। ठीक है, तो जब भी एल्डिहाइड या कीटोन है उनसे अपन अगर अल्कोहल के पास जाते हैं तो अपन को उनका रिडक्शन करना पड़ता है। और रिडक्शन के दो लोग हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि बढ़िया हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, और अगला है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। किसी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं HCHO जो कि आपका मीथेनॉल है, तो इसे बोलेंगे अपन मीथेनॉल। क्या नाम है इसका, मीथेनॉल। कुछ नहीं, यहाँ पे आप LiAlH4 ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन इसे प्रोवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3OH। ये आपका मीथेनॉल हो गया। ठीक है, चलिए अगला है आपका बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल। क्या है अगला आपका, बेंजल्डिहाइड टू बेंजिल अल्कोहल। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल। तो ये बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे बनेगा, वही पहले अपने को क्या है कि सूत्र अपने को याद होना चाहिए दोनों के। बेंजल्डिहाइड से अपन को बनाना है बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो पहला काम सूत्र अपने को याद होने चाहिए बेंजल्डिहाइड का और अपने को बेंजिल अल्कोहल का। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजिल अल्कोहल क्या है, इनके अपन को पहले सूत्र पता होने चाहिए। तो बेंजल्डिहाइड जो होता है आपका ये ऐसे बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CHO लगा हो, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है। बेंजिल अल्कोहल क्या होता है, तो ऐसे आपका बेंजीन रिंग हो, उसके ऊपर CH2OH लगा हो, तो ये आपका बेंजिल अल्कोहल है। अब जाएंगे कैसे यहाँ पे, ये अपन को ध्यान रखना है। तो आप इसका यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्या करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए, तो पहुंच जाएगा वो ऐसे, है ना। तो ये अपन ने ऐसे लिखा,
जब भी आपको एल्डिहाइड से एल्कोहल के पास जाना हो, सीधे आप इसका रिडक्शन कराया करिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बढ़िया लोग हैं, बढ़िया तुरंत हाइड्रोजन दे देते हैं। इन्होंने ऐसे हाइड्रोजन दिया तो आपका ये बढ़िया तरीके से आपका ये बन गया। इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल, एल्कोहल। और ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक सूत्र अपने को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियां। तो प्रश्न 8 का हल। तो पहली विधि देखते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीकारक, जैसे मान लीजिए कि MnO4 हो गया, या आप कह सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, के साथ अगर हम यूज करते हैं तो अपना क्या है कि बड़े आराम से कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं कि जैसे अपन ने ले लिया एल्कोहल ले लिया, या फिर मान लीजिए अपन ने एल्कोहल ले लिया R-CH2OH। ठीक है ना, तो इसे अगर अपन इसे ऑक्सीकृत कर रहे हैं, तो जैसे मान लो अपन ने इसे ऑक्सीकृत किया KMnO4 के साथ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप इसे ऑक्सीजन देगा तो हो जाएगा आपका RCHO। फिर इसका फिर ऑक्सीडाइजिंग करेंगे अपन किसके साथ, H2SO4 के साथ और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 के साथ, तो ये भी आप इसे ऑक्सीजन देगा तो हो जाएगा RCOOH। तो एक तो ये हो गया कि पहले अपन क्या कर सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल से आप जाइए किसके पास, क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड के पास ऑक्सीडेशन द्वारा, और एल्डिहाइड से किसके पास जाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। एक तो ये तरीका है। अगर हम दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका ये है कि अगर हम एस्टर लेते हैं, एस्टर RCOO R- को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम इसका जल अपघटन कराएं तो क्या होगा आपका कि ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और आपका अल्कोहल बनेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं C2H5COO C2H5। अगर हम इसकी रिएक्शन H2O से कराएंगे तो ये हो जाएगा C2H5COOH प्लस C2H5OH। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये आपका क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल हो गया। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी रिएक्शन की, तो तीसरी रिएक्शन आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो अपन ने इसकी जगह अपन ने ये वाला ले लिया, और यहाँ पे लिख सकते हैं COO C2H5 और यहाँ पे अपन ने H2O। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा, बेंजोइक अम्ल, और ये आपका हो जाएगा C2H5OH। अगर हम यहाँ पे देखें तो नाइट्राइल से भी बड़े आराम से बना सकते हैं कि जैसे अपन ने यहाँ पे R-CN लिया, इसकी क्रिया क्या करा दी, H2O से करा दी, तो आपका क्या बनेगा RCOOH। इसमें क्या है कि या तो आप H प्लस कर दीजिए या आप OH माइनस कर दीजिए। ठीक है, और आपका निकलेगा क्या, तो निकलेगा आपका NH3। आप इसका उदाहरण भी ले सकते हैं। तो अगर हम इसका उदाहरण लिखें तो ये हो जाएगा आपका C2H5CN 2H2O आफ्टर रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका C2H5COOH NH3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधियां हो गई। अगर जैसे मान लो और विधियां हैं, जैसे मान लो कि अपन को और बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए आप जैसे मान लीजिए कि एक और यहाँ पे विधि लिखे दे रहे हैं, जैसे अपन को मान लो कि और बनाना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अपन ने ये ले लिया, अपन ने क्या, लेड फॉर्मेट ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पे लेड फॉर्मेट ले लिया, तो लेड फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है, लेड फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस PB, और इसे अपन ने H2S के साथ रिएक्शन कराई तो ये अपना बनेगा 2HCOOH प्लस लेड सल्फाइड PbS। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत?
अगर अपन देखें एक और जैसे विधि लिखनी है तो जैसे आप इसे ऐसे भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे अपन को और विधि लिखनी है तो इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो अपन को, जैसे मान लो कोई आपका कार्बोक्सिलिक समूह है और वो आपका OH से रिएक्शन करेगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो इसके साथ हमने यहाँ पर कितने कवर क्वेश्चन किए, तो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन जो है 8 कवर किए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपका जो है काफ़ी अच्छा बेस बन जाएगा और आप बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हैं। तो आप इन्हें क्या करिए, बढ़िया से रिवीजन करके जाइए, अच्छे से इन्हें नोट करिए, एक दो बार से रिवाइज कर लीजिए, तो आपका बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। और अगर आप इसे देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि देखिए पूरा ये जो है पेपर एक एक करके, जो अपन ने 8 क्वेश्चन लिए हैं तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है अच्छे से, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं।